Morning students, I am Sahil sir with your economics classes. How are you beta? I hope you will be fine. Okay students, last time we have start our second book macroeconomics, and in the macroeconomics we just define the definition of macroeconomics. So I hope you will be understand. So today we have start our next chapter, uh, not for chapter, but next topic. Our topic is the difference between microeconomics and macroeconomics. And last time we have discussed the scope of macroeconomics, and today we have discussed on the difference of microeconomics and macroeconomics. So first of all, in the point of view, the scope of study. If we are talking about the scope of study, we can define the micro and macroeconomics in term of scope of the study, यानी अध्ययन का क्षेत्र. You know, micro means small and macro means बड़ा. When we are talking about the just a individual form, when we can study about just a individual firm, just a particular school, college, yeah, industries, that are included in the microeconomics. But if we are talking about the a lot of schools, a lot of industries, in term of group, that is include the macroeconomics. And our second point, यानी समझ में आ गया होगा, माइक्रो मतलब छोटा. अगर हम किसी एक स्कूल या एक फर्म के या एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा. और अगर हम स्टडी बड़े लेवल पर करते हैं, पूरे स्कूलों की स्टडी करते हैं, पूरे इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, यानी वेस्ट और समस्ट. वेस्ट स्मॉल और समस्ट यानी मैक्रो. सेकंड है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस. एग्रीगेशंस यानी सामूहिकता की मात्रा. यू नो, जो सामूहिकता की मात्रा होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड होती है, कम होती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें जो डिग्री होती है ऑफ एग्रीगेशंस की वो बड़ी होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में होती है. एंड और थर्ड चैप्टर इज थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, यानी मान्यताएं होती हैं. बेटा दोनों में मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं, यानी जो मान्यताएं माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती हैं वो मैक्रो में अपोजिट होती हैं, यानी उनका विरोधाभास होती है, और जो मान्यताएं मैक्रो में होती हैं वो माइक्रो में नहीं होती हैं. यानी कुछ ऐसे चर होते हैं, टर्म्स होती हैं जो माइक्रो में कांस्टेंट होती हैं लेकिन मैक्रो में वो वेरिएबल होती हैं. इसी तरह वाइस वर्सा. और नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल इश्यूज. अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इश्यूज के रिगार्डिंग, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम सेंट्रल जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी कीमत निर्धारण की समस्या होती है. जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है माइक्रो की, वो प्राइस डिटरमाइन होता है. जबकि ऑन अदर हैंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो होती है वो होती है एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, पर कैपिटल इनकम, हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स, पर कैपिटल इनकम की प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शंस प्रॉब्लम, डेट्स आर ऑल इंक्लूड इन द डेट आर ऑल द प्रॉब्लम इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. और 5 पॉइंट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास. ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास होते हैं. जो चीज़ें माइक्रो में होती हैं मैक्रो में वो नहीं होती हैं, और जो मैक्रो में होती हैं वो माइक्रो में उनका उल्टा होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चर ऐसे होते हैं जो माइक्रो में स्थिर होते हैं लेकिन मैक्रो में वेरिएबल होते हैं. इसी तरह जो मैक्रो में वेरिएबल होते हैं वो माइक्रो में कांस्टेंट होते हैं. और नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. देखिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है वो अधिक होता है. अब देखिए, अगर बात करते हैं हम किसी एक स्कूल की, पर्टिकुलरली किसी भी स्कूल का हम नाम ले दें, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होता है. उसकी फ़ीस क्या डिटरमाइन करनी है, कैसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है, डिसिप्लिन में उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराने हैं,
they are mostly depend on the particular the owner of the school. But on the other hand, जब हम बात करते हैं बहुत सारे स्कूलों की, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाना, बोर्ड एग्ज़ाम हेल्ड कराना, उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम फीस स्ट्रक्चर होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं सरकार, जो स्कूल्स होते हैं उनमें सरकार का इंटरफेयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े लेवल पर होते हैं उनमें जो मैक्रो लेवल, क्योंकि मैक्रो में हम बहुत सारे स्कूलों को इंक्लूड करेंगे, वी जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल. So when we are talking about a lot of schools, so it means government interference is increased. So that is the difference between micro and macro. अब एक चीज़ और है बेटा इसमें, सेव मोर इज़ नॉट ऑलवेज इज़ वर्चू. वो कहते हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि जो सेविंग करनी होती है वो एक वरदान होता है. यू नो डैट इफ़ वी इंक्रीज और सेविंग डेट और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ऑल्सो, क्योंकि हमारी सेविंग बैंक में होती है और बैंक के पास जब सेविंग बढ़ जाती है तो बैंक गिवन द इन्वेस्टर टू द इन्वेस्ट, तो वरदान होती है. बट ये हमेशा सही नहीं होती. अगर सभी लोग इसको करने लग जाएं, फॉर एग्जांपल सभी लोग बचत करने लग जाएं, तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी. तो जब डिमांड नहीं रहेगी प्रोडक्ट की तो वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे? प्रोड्यूसर की भाई सब लोग सेविंग करने लगे, इंडिविजुअल सेविंग कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग अगर सेविंग करने लग जाएं तो यू नो मैंने सेविंग किया, सब लोग सेविंग करने लग गए, तो अब वो एक्सपेंडिचर तो कर ही नहीं रहे, डिमांड तो कर ही नहीं रहे. अब जो प्रोड्यूसर जो जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिमांड नहीं हो रही है, तो वो आगे मोर देन क्यों करेगा? ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय को निकालेगा. जिस एम्प्लॉय को निकालेगा उसकी इनकम कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड और घट जाएगी, एक फ्लो चल जाएगा जो कि एक इकोनॉमी को डिप्रिसिएशन में ले आएगा. तो बेटा हमें ये है कि अब अधिक बचत सदैव एक गुण नहीं है, यानी सेव मोर इज नॉट ऑलवेज ए वर्च्यू. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 मेजर सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 फैक्टर्स हैं, जो 4 मेजर सेक्टर हैं, वो है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये आपको एक सर्कुलेशन में बनाऊंगा बोर्ड के अंदर, आपको डायग्राम द्वारा समझाऊंगा. तो लेकिन हम यहाँ इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको. और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर वो जो साधन उनके मालिक होते हैं, जो साधन सेवाएं प्रदान करते हैं. द सेक्टर हुज प्रोड्यूस द फैक्टर सर्विस, द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर सेक्टर. सॉरी, प्रोडक्शन सेक्टर नहीं कहलाते हैं, बाई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया. प्रोड्यूसर सेक्टर होता है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हायर करता है. प्रोडक्शन सेक्टर वो होता है जो वस्तुओं को उत्पादन करता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हाउस होल्ड सेक्टर से उनको हायर करता है और उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके बेच देता है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है. मैं जो बात कर रहा था थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर डैट, कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हमारा दूसरा होता है, वो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के ओनर होते हैं, यानी उत्पादन के जो साधन हैं उनके जो मालिक होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है. हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेवाएं प्रोडक्शन सेक्टर को देता है. ठीक है, जब इनका सर्कुलर बनेगा तो मैं आपको पूरा डीपली बता दूंगा. थर्ड हमारा आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम होता है? जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं और प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करते हैं और बदले में उनको सब्सिडी देते हैं और बहुत सारी प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं. फोर्थ है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विदेशों से संबंध होता है. तो विदेशों से हमारा क्या लेना देना होता है? वो यू नो डैट बेटर कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उनके साथ होता है. कोई चीज़ उनके वहाँ बनती है उनको हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ जो एक्सेस है उसको हम इंपोर्ट करते हैं. तो ये 4 मेजर सेक्टर थे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के. तो बेटा नेक्स्ट हमारा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पढ़ेंगे हम इसी के अंदर. तो हमारा फर्स्ट लेसन होगा. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन.